क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अधिक अनिश्चित क्या है? सबसे अनिश्चित है हमारा, आपका, सबका भविष्य। एक क्षण बाद क्या होगा, किसी को पता नहीं। अमावस्या की रात की तरह बिल्कुल अंधेरा, सन्नाटा और भयावह। बहुत कुछ अनिश्चित था कल तक, पर आज काफी कुछ साफ सा दिखता है। क्या हमारा भविष्य दृश्य नहीं हो सकता? पूर्णतः मनुष्य के भाग्य में नहीं, पर आप सबों को जानकारी हो ना हो, अब भविष्य का काफी कुछ संकेत मिल रहा है। भविष्य को जानने समझने का रहस्य आसमान में छुपा है। अब भविष्य अमावस्या की रात की तरह अंधेरा, सन्नाटा, भयावह नहीं, पूर्णिमा की रात की तरह रोशनी से भरा, संकेत देता, सुखद है। मनुष्य का मस्तिष्क ही उसे अन्य जीव जंतुओं से अलग करता है। इसी के कारण मनुष्य निरंतर चिंतन करते हुए अपनी जीवन शैली में क्रमिक विकास करता जा रहा है। पर कुछ खुद के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ इससे बढ़कर समाज और राष्ट्र के लिए ही चिंतन कर पाते हैं। विरलों का चिंतन ही संपूर्ण विश्व में मौजूद जड़ चेतन के लिए होता है। ऐसे मनुष्यों के हिस्से प्रकृति के कुछ रहस्य खुलकर सामने आते हैं, जिनकी जानकारी के बाद पूरे जगत के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जा सके, योजना बनाई जा सके। ये हैं श्री विद्यासागर मेहता जी। इन्होंने खगोल शास्त्र के सिद्धांतों को समझने के बाद उस पर आधारित ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में अपना कदम ऐसे वक्त रखा जब सफल लोगों द्वारा इसे पूर्ण तौर पर अवैज्ञानिक समझा जाने लगा था और असफल लोग समाज से छुप छुप कर ज्योतिषियों से मिलने लगे थे। प्रकृति के नियमों पर विश्वास करना आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष को वैज्ञानिक स्वरूप में स्थापित करने हेतु इन्होंने जीवन भर ग्रहों के प्रभाव का गंभीर अध्ययन किया। इनके सम्मुख प्रकृति का जो रहस्य खुलकर आया, उससे खगोल शास्त्र में एक नया अध्याय जोड़ा जा सकता है। इस नए अध्याय में खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति का समस्त जड़ चेतन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी सौर मंडल की सदस्य है, इसलिए एकमात्र सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों और अपने उपग्रह चंद्रमा से हम प्रभावित होते हैं। इसे देखकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का विकास किया था। पर वैदिक कालीन ज्योतिष के सूत्र इतने जटिल हैं कि ज्योतिषी आम जन के समक्ष इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। इसे आम जन के लिए उपयोगी और लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता है। आप सबों को बताते हुए खुशी हो रही है कि मेहता जी के द्वारा की गई खोज के बाद आम जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को प्रमाणित किया जा सकता है। इसे आम जन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। हमने सौर मंडल का अध्ययन किया ही है। पूरे सौर मंडल का केंद्र सूर्य नाम का एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध का परिभ्रमण पथ है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, पुनः बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो का परिभ्रमण पथ है। अपने अपने पथ पर सभी ग्रह समान गति से गतिशील होकर सूर्य का चक्कर लगातार लगा रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का और अन्य ग्रहों के उपग्रह भी अपने अपने ग्रहों का नियमित तौर पर चक्कर लगा रहे हैं। आसमान में भले ही सौर मंडल में सूर्य मध्य और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हों, पर ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को केंद्र में रखकर इसे 12 भागों में बांटकर सारे ग्रहों, उपग्रहों और तारों की गति और स्थिति का अध्ययन किया जाता है।
चाहे पृथ्वी की स्थिति अपने पथ पर कहीं भी हो। पृथ्वी से ही अनंत तक फैले आसमान के गोल घेरे यानी 360 डिग्री को 12 भागों में बांटकर 30-30 डिग्री की एक राशि ज्योतिष शास्त्र में निकाली जाती है। ये राशियां ही क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन कहलाती हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा कभी सूर्य की ओर चला जाता है तो कभी इसकी विपरीत दिशा में होता है। सूर्य की ओर जाते वक्त क्रमशः इसका आकार छोटा दिखाई देने लगता है। सूर्य के नजदीक पहुंचकर ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस्या का दिन कहते हैं। पुनः विपरीत दिशा में जाते हुए धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगता है और बिल्कुल विपरीत जाने पर पूरा चांद दिखाई देता है। इसे ही पूर्णिमा का दिन कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी ताकत में होता है, इसलिए यदि अन्य ग्रह प्रभावी नहीं हो तो हम पूर्णिमा के आसपास अपने वातावरण से खुश रहते हैं। जबकि अमावस्या के दिन चंद्रमा अपनी ताकत खो देता है। इस कारण यदि अन्य ग्रह प्रभावी नहीं हो तो हम अमावस्या के आसपास अपने वातावरण से दुखी रहते हैं। चतुर्दशी, अमावस्या और प्रथमा की तिथि को यात्रा नहीं किए जाने की पुरानी मान्यता के पीछे ये कारण हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मजबूत होता है, इसलिए इसके आसपास जन्म लेने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए हर सुख सुविधा मौजूद होती है। जन्म से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 2007 में 9 जनवरी, 2 फरवरी, 4 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 1 जून, 30 जुलाई, 28 अगस्त, 27 सितंबर, 26 अक्टूबर, 24 नवंबर, 25 दिसंबर। 2008 में 22 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 18 जून, 18 जुलाई, 17 अगस्त, 15 सितंबर, 12 अक्टूबर, 13 नवंबर और 12 दिसंबर। 2009 में 11 जनवरी, 9 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, 6 मई, 8 जून, 7 जुलाई, 6 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 3 नवंबर, 2 दिसंबर। इस समय जन्म लेने वाले बच्चों के वातावरण, मनोवैज्ञानिक विकास, पालन पोषण और उनके व्यवहार पर गौर करें। इन्हें पालन पोषण में स्वच्छंद वातावरण मिल रहा होगा। अपनी इच्छा आकांक्षा को दबाने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होगी। दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए ये जिद का सहारा लेते होंगे। ये थोड़े आक्रामक स्वभाव के होंगे। अमावस्या के आसपास जन्म लेने वाले बच्चों का प्रतिकूल वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होता है। जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। 2007 में 19 जनवरी, 17 फरवरी, 19 मार्च, 18 अप्रैल, 16 मई, 15 जून, 14 जुलाई, 12 अगस्त, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर। 2008 में 8 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च, 6 अप्रैल, 5 मई, 3 जून, 3 जुलाई, 1 अगस्त, 30 अगस्त, 29 सितंबर, 29 अक्टूबर, 27 नवंबर, 23 दिसंबर। 2009 में 26 जनवरी, 25 फरवरी, 26 मार्च, 25 अप्रैल, 24 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 20 अगस्त, 18 सितंबर, 18 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर। इस समय जन्म लेने वाले बच्चों के वातावरण, मनोवैज्ञानिक विकास, पालन पोषण और उनके व्यवहार पर गौर करें। ये अतिरिक्त सावधानी बरतने वाले संकोची स्वभाव के होंगे। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़े शिथिल होंगे। इनमें रूठ कर अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति होगी
और इनके मन के आवेग में पर्याप्त ठहराव होगा। इन दोनों तिथियों अमावस्या या पूर्णिमा से जितनी ही दूर बच्चे का जन्म होगा उतना ही उसका व्यवहार संतुलित होगा। अष्टमी इन दोनों के मध्य में है। इस समय जन्म लेने वाले बच्चे का मनोवैज्ञानिक संतुलन जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक बहुत अधिक रहता है। भगवान राम और कृष्ण दोनों का जन्म क्रमशः नवमी और अष्टमी की तिथि को हुआ था। दोनों की संतुलित बाल लीलाओं का वर्णन ग्रंथों में मिल जाता है। पृथ्वी से इसी तरह की स्थिति बुध ग्रह के साथ भी आती है। अपने परिभ्रमण पथ पर घूमता हुआ बुध कभी सूर्य की ओर तो कभी विपरीत दिशा में आता है। अपने परिभ्रमण पथ पर घूमता हुआ बुध पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर मौजूद होता है, तो ये बहुत ही मजबूत होता है। इस समय जन्म लेने वाले सुख सुविधा संपन्न, खेल खेल में पढ़ाई लिखाई करते हैं। मनोकूल वातावरण के होने से इनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा होता है। 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र तक इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। 1995 में 15 अप्रैल, 29 जुलाई, 21 नवंबर। 1996 में 28 मार्च, 10 जुलाई, 1 नवंबर। 1997 में 11 मार्च, 26 जून, 6 सितंबर। 1998 में 22 फरवरी, 10 जून, 25 सितंबर। 1999 में 4 फरवरी, 25 मई और 8 सितंबर। 2000 में 15 जनवरी, 10 मई, 21 अगस्त, 23 दिसंबर को बुध ग्रह की ऐसी ही स्थिति थी। इसके आसपास जन्म लेने वाले किशोरों के माहौल, उनकी जीवन शैली और स्वभाव पर ध्यान दें। ये अतिशय आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी होंगे। ये लापरवाह और मनमौजी, केवल अधिकारी के प्रति सजग रहने वाले होंगे। ये साहसी और नियमों के प्रति बेरुखी रखने वाले होंगे। ये भीड़ के आगे ही आगे चलने वाले, नेतृत्व क्षमता रखने वाले होंगे। ये मिलनसार और मनोरंजन प्रिय होंगे। बुध जब पृथ्वी के बिल्कुल निकट चला जाता है, उस वक्त जन्म लेने वाले अपने विद्या अध्ययन काल में कई प्रकार की रुकावट प्राप्त करते हैं। कभी शारीरिक, कभी आर्थिक, तो कभी पारिवारिक कारणों से मनोकूल वातावरण का अभाव बना रहता है। 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों में इस प्रभाव को देखा जा सकता है। 1995 में 3 फरवरी, 3 जून, 4 अक्टूबर। 1996 में 19 जनवरी, 15 मई, 17 सितंबर। 1997 में 1 जनवरी, 25 अप्रैल, 30 अगस्त, 17 दिसंबर। 1998 में 6 अप्रैल, 13 अगस्त, 1 दिसंबर। 1999 में 19 मार्च, 26 जुलाई, 16 नवंबर। सन 2000 में 2 मार्च, 6 जुलाई, 4 नवंबर को बुध की ऐसी ही स्थिति थी। इसके आसपास जन्म लेने वाले किशोरों के व्यवहार पर ध्यान दें। ये गंभीर, आत्मकेंद्रित, संकोची, शर्मीले और झेंपू होंगे। अपने कर्तव्यों को समझने वाले यानी आज्ञाकारी होंगे। अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते होंगे। ये भीड़ के पीछे पीछे नियमों से चलने वाले होंगे। इन दोनों ही स्थिति से दूर बुध की सामान्य स्थिति हो तो विद्यार्थी संतुलित होता है। यदि उनमें सैद्धांतिक ज्ञान की कमी भी हो तो व्यावहारिक ज्ञान की प्रचुरता होती है और किशोर महत्वाकांक्षी होता है। आसमान में कभी पृथ्वी और मंगल सूर्य के एक ओर आ जाते हैं तो कभी विपरीत दिशा में। मंगल जब सूर्य के उस पार पृथ्वी से दूसरी ओर चला जाता है तो मजबूत स्थिति में होता है और उस वक्त जन्म लेने वाले युवावस्था में बेफिक्र और निश्चिंत होते हैं। ऐसा प्रभाव 24 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र तक रहता है। 4 जून 1983, 19 जुलाई 1985,
23 अगस्त 1987 को मंगल इस स्थिति में था। इसके 1-2 महीने के आसपास जन्म लेने वाले युवकों के व्यवहार पर आप ध्यान दें। ये अपनी शक्ति, साहस के प्रति पूर्णतया निश्चिंत होंगे। ये बेफिक्री और मस्ती का जीवन जी रहे होंगे। इन्हें रहने को सहज आनंदप्रद वातावरण मिल रहा होगा। कोई खास नियमित कार्यक्रम इनके पास नहीं होगा। जब मंगल पृथ्वी की ओर होता है तो कमजोर होता है। उस वक्त जन्म लेने वाले 24 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र तक कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। 31 मार्च 1982, 10 मई 1984, 10 जुलाई 1986 को मंगल ऐसी स्थिति में था। इसके आसपास जन्म लेने वाले युवकों की जीवन शैली पर आप गौर करें। ये युवावस्था में विपरीत और कठिन परिस्थितियों में जी रहे होंगे। इनका आत्मविश्वास काफी गिरा हुआ होगा। इनकी संघर्ष करने की क्षमता कमजोर पड़ गई होगी। ये भीतर से दब्बू वृद्ध जैसा स्वभाव रखते होंगे। ये चुस्त जीवन शैली से दूर एकांतिक जीवन को पसंद करते होंगे। ये किसी प्रकार के साक्षात्कार के लिए खुद को फिट महसूस नहीं करते होंगे। इन दोनों बिंदुओं से दूर मंगल की सामान्य स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे युवावस्था में महत्वाकांक्षी बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं। अपने परिभ्रमण पथ पर घूमते हुए ऐसी ही स्थिति शुक्र के साथ भी आती है। ये भी कभी पृथ्वी की ओर चला जाता है, कभी उसकी विपरीत दिशा में। शुक्र जब पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है तो काफी मजबूत होता है और इस वक्त जन्म लेने वाले लोग 36 वर्ष की उम्र से 42 वर्ष की उम्र के बाद उत्साहजनक वातावरण प्राप्त करते हैं। आसमान में शुक्र ग्रह की ऐसी स्थिति 1970 में 25 जनवरी, 1971 में 28 अगस्त, 1973 में 15 अप्रैल, 1974 में 22 अक्टूबर को थी। इसके 1-2 महीने के आसपास जन्म लेने वालों की जीवन शैली पर गौर करें। ये सांसारिक सफलता या अन्य सुख सुविधाओं के प्रति आश्वस्त होंगे। इनके समक्ष प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में परिस्थितियां सहज और सुखद बनी हुई होंगी। इनके उत्तरदायित्व का बोझ कम होता जा रहा होगा। शुक्र जब पृथ्वी के निकट पहुंच जाता है तो काफी कमजोर होता है। उस वक्त जन्म लेने वाले लोग 36 वर्ष की उम्र से 42 वर्ष की उम्र तक कष्टकर माहौल प्राप्त करते हैं। 10 नवंबर 1970, 18 जून 1972, 22 जनवरी 1974 को आसमान में शुक्र ग्रह की ऐसी ही स्थिति थी। इसके कारण इसके 10-15 दिनों के आसपास जन्म लेने वाले प्रौढ़ों का जीवन अलग होगा। ये सांसारिक सफलता और घरेलू जीवन के सुख में बड़ी बड़ी बाधाओं से गुजर रहे होंगे। इनकी कठिनाइयां आरोही क्रम में चल रही होंगी और इनके आत्मविश्वास में काफी कमी आ गई होगी। इन दोनों बिंदुओं से दूर सामान्य स्थिति में शुक्र हो तो उस वक्त जन्म लेने वालों का स्तर इस उम्र में काफी बढ़ता है। चूंकि सूर्य की स्थिति हर वक्त एक जैसी ही होती है। 48 वर्ष से 54 वर्ष की उम्र तक लोगों की जवाबदेही बढ़ी हुई होती है। वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां काम ही काम दिखाई देता है। सौर मंडल में अन्य ग्रहों जैसी स्थिति बृहस्पति और शनि के साथ भी आती है। बृहस्पति पृथ्वी से काफी दूरी पर सूर्य के उस पार होता है तो अवकाश प्राप्ति से पहले पहले इनकी जवाबदेही समाप्त हो चुकी होती है। इस कारण वृद्धावस्था में 60 वर्ष की उम्र से 66 वर्ष की उम्र तक निश्चिंत रहते हैं। नवंबर 1946, दिसंबर 1947, जनवरी 1949, फरवरी 1950, मार्च 1951 में बृहस्पति ऐसी स्थिति में था। इसके आसपास जन्म लेने वाले सुख सुविधा, सहज आरामप्रद जीवन के साथ बड़प्पन, विश्वास और साख प्राप्त कर रहे होंगे। इनके सभी उत्तरदायित्व 60 वर्ष की उम्र से पहले समाप्त हो गए होंगे।
परिभ्रमण पथ पर बृहस्पति जब पृथ्वी की ओर होता है तो उस वक्त जन्म लेने वाले अवकाश प्राप्त करने के बाद 60 वर्ष की उम्र से 66 वर्ष की उम्र तक वृद्धावस्था में परेशान रहते हैं। अप्रैल 1946, मई 1947, जून 1948, जुलाई 1949, अगस्त 1950, सितंबर 1951, अक्टूबर 1952 में आसमान में बृहस्पति की ऐसी स्थिति थी। इसके आसपास जन्म लेने वाले वृद्धावस्था में अपने वातावरण में कमजोरी प्राप्त कर रहे होंगे। यही बात शनि के साथ भी है। जब शनि आसमान में मजबूत होता है तो उस वक्त जन्म लेने वाले लोग अति वृद्धावस्था यानी 72 से 78 वर्ष की उम्र का समय सुखपूर्वक गुजारते हैं। फरवरी 1935, मार्च 1936, मार्च 1937, मार्च 1938, अप्रैल 1939, अप्रैल 1940 में शनि की ऐसी स्थिति थी। इसके आसपास जन्म लेने वाले अधिक उम्र के बाद भी सहज सुखद वातावरण प्राप्त कर रहे होंगे। हर एक प्रकार की जवाबदेही से मुक्त आराम करने की प्रवृत्ति इनमें होगी। कमजोर शनि हो तो उस वक्त जन्म लेने वाले 72 से 78 वर्ष की उम्र तक यानी अति वृद्धावस्था में कष्टकर वातावरण प्राप्त करते हैं। अगस्त 1935, सितंबर 1936, सितंबर 1937, अक्टूबर 1938, अक्टूबर 1939, नवंबर 1940 में शनि ऐसी स्थिति में था। इसके आसपास जन्म लेने वाले अधिक उम्र होने के कारण कष्टप्रद जीवन जी रहे होंगे। संपूर्ण परिस्थितियां कुंठित करने वाली बनी हुई होंगी। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बृहस्पति और शनि हो तो व्यक्ति का वृद्धावस्था भी महत्वाकांक्षी होता है। ये अधिक उम्र के बावजूद कर्मठ होते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि यदि आसमान में सूर्य तल पर पृथ्वी से समानांतर एक सरल रेखा खींच दी जाए तो सूर्य के सीधे खींची गई रेखा ए से ऊपर दिखाई पड़ने वाले ग्रहों का जन्म लेने वालों पर शुभ प्रभाव तथा पृथ्वी के सीधे दिखाई देने वाली रेखा बी से नीचे दिखाई पड़ने वाले ग्रहों का जन्म लेने वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। जबकि ए और बी रेखा के मध्य में रहने वाले ग्रहों का उस वक्त जन्म लेने वालों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी आधार को लेकर जब आसमान के चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि की ऊंचाई को एक ग्राफ पेपर पर समान दूरी पर रखते हुए नीचे छठा वर्ष, 18वां वर्ष, 30वां वर्ष, 42वां वर्ष, 54वां वर्ष, 66वां वर्ष, 78वां वर्ष अंकित कर दिया गया तो वो उस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों का ग्राफ बनाने में सक्षम था। 1981 से लेकर आज तक 30-40 हजार जन्म कुंडलियों के ग्राफ बनाने और जातकों द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से जीवन ग्राफ की सत्यता की पुष्टि हो गई। ग्रहों की इन ऊंचाइयों को आनुपातिक तौर पर लेते हुए इन्हें पाई चार्ट में बदला गया तो उस दिन जन्म लेने वाले जातक पर किस ग्रह का अच्छा और किस ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसे वैज्ञानिक ढंग से समझने में सहूलियत हुई। इस तरह एक रहस्य का खुलासा हुआ कि धरती पर जन्म लेने वालों के पूरे जीवन की परिस्थितियां तय करने में ग्रह की स्थिति ही जिम्मेदार होती है। किसी का भविष्य बहुत कुछ साफ साफ सा दिखने लगा, लंबी अवधि की भविष्यवाणी इस आधार पर करना संभव हुआ। पर बाद में महसूस हुआ कि सिर्फ जन्म लेने वालों पर ही नहीं, जन्म ले चुके लोगों पर भी इन अच्छे बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आसमान में सौर तल से ऊपर पृथ्वी से अधिक दूरी पर अधिकांश ग्रह हों तो यत्र तत्र हो रही सुखद घटनाओं से हमारे सम्मुख
सुखद वातावरण बना होता है। इसके विपरीत अधिकांश ग्रह पृथ्वी से निकट आ जाएं तो यत्र तत्र हो रही कष्टकर घटनाओं से हमारा माहौल कष्टकर दिखाई पड़ता है। जब अधिकांश ये पृथ्वी से सामान्य दूरी पर हों तो यत्र तत्र हो रहे किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारी भी संलग्नता बन जाती है। इस तरह छोटी अवधि में होने वाले सुख दुख का कारण भी समझ में आ गया। वास्तव में सभी ग्रह सौर तल पर आते ही हमें किसी खास कार्यक्रम में संयुक्त करना आरंभ करते हैं। कुछ दिनों तक हमारा काम तेजी से आगे बढ़ता है, पर जैसे ही ग्रह पृथ्वी से करीब आने लगते हैं कोई न कोई बाधा उपस्थित हो जाती है और हमारे सम्मुख किंग कर्तव्य मूर्ता की स्थिति बन जाती है। फिर जैसे ही ग्रहों की दूरी पृथ्वी से बढ़ने लगती है हमारा कार्यक्रम भी आगे बढ़ने लगता है। पुनः सौर तल पर पहुंचने तक कार्य लगभग समाप्ति पर होता है। इस वक्त तक हमें कभी कभी सफलता और कभी असफलता भी हाथ लगती है, पर ग्रह जैसे ही सामान्य स्थिति से सुखद की ओर जाना आरंभ करते हैं हमारा ध्यान उस कार्यक्रम से हट जाता है। इसके बाद इन दोनों आधारों को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ज्योतिष की एक नई शाखा गत्यात्मक ज्योतिष को विकसित किया गया। वैज्ञानिक आधार मिलने से इनकी भविष्यवाणियों को लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। आज की अनिश्चितता के युग में मेहता जी की ये खोज किस तरह उपयोगी हो सकती है, इसके बारे में अगले भाग में प्रकाश डाला गया है।